नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान बेहद खास हैं। इनके भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी अनगिनत फैंस हैं। 80 और 90 के दशक के बच्चे या वो लोग उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने समय में उनकी कैसेट्स वीसीआर पर चला के उनके शोज़ देखे हैं, कैसेट्स लगा के उनकी आवाज़ के ज़रिए उनको सुना है और आज भी उनके चाहने वाले दुनिया में हैं। बहुत सारे लोग उनको बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं। अपनी जो उनकी स्टाइल है वो बाकियों से काफ़ी अलग है। एक ऐसी स्टाइल उन्होंने बनाई जिसको कोई आज तक नकल नहीं कर पाया। उनके उस स्टाइल के भी लोग दीवाने हैं। आज हमारे शो पर हमारे खास मेहमान हैं हास्य कवि और साहित्यकार सुरेंद्र शर्मा जी, जो अपने अलग तरह के व्यंग के लिए मशहूर हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे बचपन का एक सपना था कि कभी मैं आपसे मिलूं और आज मैं आपको इंटरव्यू करा, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर ये। क्योंकि आपको शायद याद हो ना हो, लेकिन एक टी सीरीज की कैसेट आया करती थी सर, 4 लाइन आपकी, मैंने खूब सुनी है सर, और वीसीआर पे आपके टेप्स भी देखे। तो उसी से आज सवाल मैं शुरू करना चाहता हूँ सर कि 4 लाइन है क्यों? मैं 8 कहता तो 8 भी आप पूछते 8 लाइन क्यों हैं? 6 लाइन बोलता तो आप कहते 6 लाइन क्यों? तो इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। मैं 4-4 लाइन की कविताएं लिखता था, तो इसलिए 4 लाइन बोलता था। जो 4 लाइन जो उसका बड़ी कविताएं लिखी तो उसमें मैं 4 लाइन नहीं बोलता। जो पंक्ति 4 लाइन की है तो 4 लाइन बोल देता हूँ, क्योंकि राजस्थानी में है वो। तो इसलिए 4 लाइन आप बोलूँगा मैं उसके लिए। सर आप मूलतः हरियाणा से हैं। हाँ, और जो कविताएं हैं वो थोड़ी सी मारवाड़ी टच वाली। वो मेरा बॉर्डर जो है राजस्थान से 1 किलोमीटर पर है, अच्छा, तो इसलिए उसका टच रह जाता है राजस्थानी का। सर एक सवाल ये भी है कि सर आपकी जो कविताएं होती है वो एक तरह से कह सकते हैं तो घरेलू ही हैं, कि घर की चीज़ों से ही जुड़ी हुई है, और खासकर पत्नी से जुड़ी हुई है। आप अपने पर भी करते हैं, आप अपनी बात करते हैं, लेकिन पत्नी के थ्रू करते हैं। हाँ, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि आपने मुझे आज से 40 साल पहले की कविताएं सुनी है। आज की कविताएं नहीं सुनी। मैं किस पर बोलता हूँ? आज की कविता में पत्नी का नाम भी नहीं लेता। मैंने 20 साल में और भी कई विषय छुए हैं, उस पर किसी ने भी बात नहीं की मुझसे। सर कौन से विषय हैं और ऐसी चीज़ें आपको लगता है जो कि नहीं? सामाजिक दायित्व के हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो आदमी परिवार टूट रहा है उस पर जुड़े हुए कविताएं हैं, जो हमें लोकल इश्यूज हैं उन पर बात करता हूँ। तो सर अब आप जो विषय, मतलब इन हाल के दिनों में, अगर पिछले 2-3 महीने की बात करें, तो जो आपके दिल के करीब है और आप इस पे बात नहीं, करते हाल की तारीख में मैं कविताएं नहीं लिख रहा हूँ। मेरे व्यंग लेख भास्कर में छपते हैं, जो हर हफ्ते छपते हैं। तो उनमें जो मौजूदा समस्याएं हैं उन पर बात करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि लोग उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी उस लेखन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सबको सिर्फ पिछला ही याद है? ये लोगों की मूर्खताओं के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ लोग नहीं ध्यान दे रहे तो मैं उसके गलत हूँ। मैं वो नहीं बोलता हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं। मैं वो कहता हूँ जो लोगों को सुनना चाहिए। आज की तारीख में कोई भी आदमी वो नहीं सुनना चाहता जिसमें उसको तकलीफ पैदा हो, जबकि वो मुल्क को तकलीफ पहुंचा रहा है। मैं वो बात करता हूँ जो पब्लिक को चाहना चाहिए, जो समझना चाहिए, जिस पे बात करनी चाहिए। हाँ। तो सर आपके हिसाब से ये भी आप व्यंग में ही लिखेंगे या कोई सीरियस इस पे होना चाहिए डिस्कशन आपके हिसाब से? ये बैंक की बात ही नहीं, ये तो सीरियस की बात है कि मैं उन विषयों पर बात करूं जो आदमी नहीं सोच पा रहा है। आज हम कह रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे, बेकार की बातें करते हैं। जिस मुल्क में माँ बाप घर से बाहर बैठा दिए जाए, वो विश्व गुरु कैसे बनेगा? वृद्धाश्रम जिस मुल्क में खुल जाए, वो विश्व गुरु कैसे बनेगा? जिसमें परिवार टूट जाए, तो विश्व गुरु तो तब बनेंगे ना जब आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे। जब जॉइंट फैमिली में आप रहेंगे नहीं तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? विश्व गुरु तो आप तब बनेंगे ना जब उस विषय पर बात करेंगे जो सर्वे भवन्तु सुखिनः है, हमारा पुराना ट्रेडिशन है। ये
सर्वे भवन्तु सुखिनः है, एक वसुदेव कुटुंबकम कुटुंबम। है। वसुदेव कुटुंबकम आप कैसे करेंगे? भारत पाकिस्तान ईरान वीरान, तो कुटुंब कहाँ रहा वो? वसुदेव कुटुंब आज की बात है क्या? हजारों साल पहले कोई संत मुनि लिख करके गए थे, हैं? और आप कहो विश्व गुरु बने। जिन संतों ने की बातों को आप नहीं मान रहे हो तो विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे? आपको लगता है कि सर सिर्फ बातें हो रही हैं, विश्व गुरु की तरफ हम लोग नहीं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी या बाकी चीज़ें जो हैं उस रफ्तार से तो बढ़ रही हैं, आपको लगता है नहीं? लोगों के ध्यान बांट रहे हो ना आप। अगर मुझे 2 रुपए किलो अनाज सरकार देती है तो विश्व गुरु कैसे बनूंगा? विश्व गुरु तो तब बनूंगा जब मैं अपने दम पर इस देश का हर आदमी अनाज खरीदेगा, सरकार से 1 पैसा भी डोनेशन नहीं लेगा किसी भी बात की, तब विश्व गुरु बनेंगे। हम सरकार से 2 रुपए किलो की भीख मांग रहे हैं अनाज की, या सरकार दे रही है वोटों के वास्ते, तो ये तो सपना अपना पूरा नहीं है ना। ये तो सर हर राजनीतिक दल जो है वो यही बातें करता है कि सस्ते दर में अनाज और देना, हर एक को सत्ता चाहिए, हाँ, सबको तो यही फिर ये मत कहो ना विश्व गुरु, तुम तो देश में ही आपको कोई नहीं मानने वाला। देश में आपके 100 टुकड़े हैं। हर पार्टी अलग अलग ढंग से आदमी को तोड़ने की कोशिश कर रही, क्योंकि आदमी को जोड़कर राजनीति चलाने के लिए काबिलियत चाहिए, और आदमी को तोड़ करके राजनीति चलाने के लिए कनिंगनेस चाहिए। तो अब तो कनिंगनेस कहते हो, पॉलिटिक्स कनिंगनेस हो गई है। तो कैसे आप उसकी कल्पना कर सकते हो? पहले आप एक उस लेवल तो बनो ना। अब आप कहोगे मैं विश्व गुरु, पाकिस्तान कहेगा मैं आपको नहीं मानता, लंका कहेगा मैं आपको नहीं मानता, नेपाल कहेगा मैं आपको नहीं मानता, और दूसरी राजनीतिक पार्टी कहेंगी हम भी नहीं मानते आपको। आप कह रहे हैं एक बड़ा सपना तब लो जब आप उसके लायक समझो। आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो और कह रहे हो वाइस चांसलर हैं, तो कैसे संभव है? तो क्या लगता है सर, क्या कहाँ, मतलब क्योंकि बातें अब जो होती हैं वो होती है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, हम वहाँ स्पेस में पहुँच गए, हम चांद पे पहुँच गए, हमने ये कर दिया। बात चांद तो पर वहाँ पहुंच गए तो क्या बड़ी बात की? भाई तक तो नहीं पहुंचे ना आप सगे भाई तो पहुंचे नहीं। चांद पर पहुंचकर कौन सा तीर मार लिया? लेकिन सर जो आप कह रहे हैं कि वृद्धाश्रम खुल गए हैं, भाई से भाई अलग हो गया है, ये तो सिर्फ इस समाज में सबकी जिम्मेदारी है सर, कि मतलब जैसे अगर है तो सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आपने कल्चरली इस मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया। पहले कला व्यापार के पास नहीं थी, सरकार के पास थी। तो रामायण महाभारत, हम लोग बुनियाद, मालगुड़ी डेज, ऐसे सीरियल बनते थे जो कि तोड़ने का काम नहीं करते थे, जोड़ने का काम करते हैं। आज ऐसे सीरियल हैं जो जोड़ने का काम करते ही नहीं। हर वृद्ध व्यक्ति को उसमें षड्यंत्रकारी दिखाया जाएगा। हाँ, एक सीरियल में हर बुआ जो है, एक बुआ दारू ही पी करके आती है। तो आप रिश्तों के साथ खेल रहे हैं, रिश्तों के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। लेकिन सर ये वाला जो ट्रेंड है, जिस सीरियल्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे मालगुडी डेज बचपन में हम भी देखा करते थे, वो अलग चीज़ थी, और अब जो साल 2000 के बाद से जब टीवी चैनल, सैटेलाइट चैनल्स बढ़े, तो ये जो सीरियल्स है इसमें तो हमेशा यही दिखाया कि घर में कोई ना कोई सदस्य अलग रहता है। तो ये दौर तो बहुत पहले शुरू हो गया था। क्योंकि ये दौर तब शुरू हुआ ना जब आप दिखा रहे, पहले तो नहीं था। आज से 30-35 साल पहले जॉइंट फैमिली थी, किसी ने सुना था क्या? 35 साल पहले कभी आपने सुना था जिम थी इस कंट्री में? 35-40 पहले कोचिंग क्लासेस होती थी क्या? नहीं होती थी ना। नहीं, क्योंकि आप स्कूल में किस लिए भेजते हैं बच्चे को? पढ़ने के लिए। बचने के नहीं, आप स्कूल कमाई के लिए बना रहे हो, पढ़ाने के लिए थोड़ी बना रहे हो। आप हॉस्पिटल जो खोल रहे हो, पहले जितने भी इंडस्ट्रीज थे जो हॉस्पिटल खोलते थे या स्कूल खोलते थे, उनका मुख्य उद्देश्य कमाना नहीं था, मुख्य उद्देश्य एजुकेशन था। आज मुख्य उद्देश्य कमाना है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने अपनी इंडस्ट्री बंद करके एजुकेशन में चले गए, क्यों? इसमें आप समाज सेवक भी बनाओगे और पैसा भी लूटोगे। हमारे एक कवि ने बड़ा
अच्छी बात कही थी। बोले दो डाकू आपस में बात कर रहे थे, हम बच्चों का अपहरण करते हैं और फिर उनसे पैसा वसूलते हैं, पुलिस से भागे भागे डोलते हैं। हाँ, तो इससे अच्छा हम स्कूल क्यों नहीं खोल लें, इसकी रसीद भी देंगे लूट की उनको, हैं, और समाज सेवक भी कहलाएंगे। मेरा प्रिय कवि है वेद प्रकाश, वो ये बात करता है। जब आपका ये सफ़र शुरू हुआ कवि बनने का या साहित्य की तरफ आपका रुझान हुआ, ये कब हुआ सर? और क्या आप बचपन से ही कविताएं लिखना चाहते थे, साहित्य की तरफ ही आना चाहते थे? नहीं, ये कॉलेज के टाइम से। कौन से कॉलेज में थे आप और क्या मतलब आपके मन में आया, क्यों? मतलब श्री आमतौर राम पे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे थे? कॉमर्स की। और फिर आपने कवि बनने का सोचा वहाँ से? नहीं, मैंने नहीं सोचा, लोगों की मूर्खताओं ने सोचने पर भी इसकी। कैसे सर? मैंने देखा लोग उटपटांग बातों पर हंसते हैं, तो मैंने चलो ये काम ये भी कर लो, तो करना शुरू कर दिया, तो लोग हंसने लग गए। नहीं, कब आपको पता चला कि उटपटांग बातें कौन सी होती थी आपकी जिस पे लोगों को आपको लगा कि ये एक कला है? नहीं, वो पहले तो मेरी हॉबी थी। मेरा खुद का बिजनेस था, फादर का, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैं तो बहुत बाद में आया इसमें। यानी कॉलेज में रहते हुए नहीं आया फिर? नहीं, कॉलेज में रह कर के मैं यूनिवर्सिटी में पॉपुलर था, पूरी यूनिवर्सिटी मुझे जानती थी कॉलेज में भी, और चुनाव नहीं लड़ा कभी, लेकिन हाँ जानती सब थे। तो मैं कॉलेज में भी धोती पहन करके जाता था। धोती कुर्ता? हाँ। अरे कौन से साल की बात कर रहे हैं सर आप? ये मैं बात कर रहा हूँ सन 65 की, और तभी जब लाल ट्रेंड में बहादुर था? शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने थे। और तभी ट्रेंड था? नहीं, मैं अकेले जाता था, मेरी इंडिविजुअलिटी एस्टेब्लिश होती थी। तो आप धोती पहन के कैसे, मतलब साइकिल से जाया करते थे ना, कैसे? बस से जाता था। और आपको इसीलिए भी अलग से आप आइडेंटिफाई हाँ, होते थे लोग कि आइडेंटिफाई करते थे, शास्त्री जी बोलते थे मुझे, लाल बहादुर शास्त्री की तरह। तो ये आपने आइडेंटिटी बनाने के लिए, एक अलग से दिखने के हाँ, लिए। अलग से। और फिर कैसे शुरू हुआ सर? आपने कहा ना कि आप वह फेमस थे, तो क्या आप लोगों को इसी नहीं, तरह से हमारा 8-10 लोगों का सर्कल था हम्म, जो आपस में एक दूसरे की खिंचाई करते थे, उससे हास्य पैदा हुआ, उससे अपने ऊपर व्यंग बर्दाश्त करने की हिम्मत हुई। हास्य करने का हक उसी को बनता है व्यंग, जो अपने ऊपर बर्दाश्त कर सके। जो अपने ऊपर हास्य बर्दाश्त नहीं करे, उसे हास्य लिखने का हक नहीं बनता है। तो फिर आप लोगों ने आपस में शुरू किया, एक दूसरे की टांग खिंचाई, और यहाँ हाँ से उससे लोगों ने कहा एक आध तू भी लिख ले, पढ़ दे मंच पर। पढ़ दिया, जम गई, तो वो ट्रेंड बन गया DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अपने मंच पे जाके यही हाँ। हास्य कविता पढ़ी। तो सर फिर आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो आपने, मतलब वो कहते हैं ना, वीर ऐसे कवि नहीं बनने का सोचा, या आपने कभी वीर इस तरह की कविता उस समय नहीं की या की? अभी भी क्यों करूँ, मैं जिस रस में हूँ मैं अपने आप को ठीक हूँ, बस दूसरे के रस में जाने की जरूरत क्या मुझे। मैं अपने रस में श्रेष्ठ हूँ और मुझे जाना ही नहीं कहीं, ना मुझे राजनीति में जाना, ना फिल्मों में भी काम किए, कोई ऐसी बात थोड़ी। कई फिल्में फ्लॉप की मैंने अपने। आपने फ्लॉप की? हाँ, उसकी वजह आज तक उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को नहीं मालूम ये फ्लॉप की हुई, जबकि मैं जानता हूँ मेरी वजह से फ्लॉप। इसके लिए भी कलेजा चाहिए बोलने के लिए। बोलने के लिए क्या, जब कर रही है तो बोलूँगा, इसमें क्या बात है। तो सर आपने कॉलेज में कविता पाठ की और आपने कहा कि कुछ वक्त बाद आप कविताएं लिखने लगे, कमर्शियली मतलब कमर्शियली कविताएं लिखने लगे। तो जब आप पहली बार कविता पढ़ने गए या कवि सम्मेलन में गए, वो समय क्या था और क्या उस समय कवियों को उतने पैसे मिलते थे? तो आपने सोचा कि इसको प्रोफेशन के तौर पे जाया जाए? लोकल में 25 रुपये मिलते थे, लाल किले में 100 रुपये मिलते थे, बच्चन जी को 200 रुपये मिलते थे। बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन। हाँ। उनको 200 और बाकी कवियों को 100। अच्छा, तो ऐसा क्यों भेदभाव? आपने कभी पता नहीं किया कि ये क्यों? उस समय था ही ट्रेंड ऐसा कि कवियों के बारे में, ये थोड़ी था कि ये अपना घर चला सकेंगे, ये कभी मानसिकता भी नहीं आई। ये तो तब आई जब कवि सम्मेलन के नाम पर टिकट बिकने लगे, टिकट शोज हुए, तब कवियों ने अपनी पेमेंट बढ़ाई,
कि जब हमारी वजह से कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमाएं। आपने कहा कि कवियों को पैसे कम मिलते थे, बाद में जब टिकट का दौर आया था, तो जब आपने शुरू किया तो कम पैसे मिल रहे थे, तो क्या आपने उस समय भी ये सोचा था कि आप इसी को कैरी करेंगे, एज अ प्रोफेशन नहीं, बनाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि मेरा बिजनेस था, हाँ। मैं तो उसको देख रहा था। फिर कवि, मतलब कवि जब बनने- इसमें पैसा मिलने लगा हम्म, तो फिर मैंने बिजनेस बंद करके इसमें आया। फिर तो फादर देखते थे, उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, तो ढंग से संभाल भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने फिर, क्योंकि वो आयुर्वेद में एमए थे बीएचयू से, तो फिर मैंने उनको कहा कि आपको दिक्कत हो रही, उनका ऑपरेशन भी यहाँ पैर का हो गया था, जाने आने में दिक्कत होती थी। तो मैंने कहा अब आप कुछ मत करो, तब मेरे कवि सम्मेलन से अच्छी कमाई होती थी। तो आपने अपने परिवार को, अपने पिता को मना लिया था कि कवि सम्मेलन से हो जाएगा? और हुआ, आज भी हो रहा है। आज भी घर का खर्चा मैं चलाता हूँ, हालांकि मेरे बेटे का टर्नओवर 200 करोड़ का है व्यापार में, लेकिन रसोई का खर्चा मैं ही चलाता हूँ। आज भी आप ही की हाँ। इनकम से चलता है घर? मेरी इनकम से ले, उनकी इनकम कहीं भी खर्च करें, अपने विदेश घूमें, कहीं भी जाएं या काम को आगे बढ़ाएं, घर के में भी काफ़ी कुछ देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप रसोई का खर्चा मैं चलाऊं। तो सर, आपने जब अपने पिता को ये बताया तो उन्होंने उस समय क्या रिएक्ट किया होगा? क्योंकि उस समय आपने खुद कहा ना कि पैसे तो कम थे, लोकल ने 25 या लाल किले पे 100, तो उनको लगा कि जब कमाने लग गया था अच्छी तरह, उन्हें मालूम था कि ये खर्चा चला सकता, तब वो काम बंद किया, इससे पहले नहीं। तो उन्होंने ऐतराज़ नहीं किया कि? ऐतराज नहीं, मैंने तो उनके रेट डरवाई थी। क्या कर काम रहे थे? बंद। रेड? क्या मतलब, मैं समझा नहीं था, तो एक पूरा बता सकें आप? क्योंकि तब दवाइयों के ऊपर, आयुर्वेदिक दवाइयों ऊपर कोई गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। फिर बाद में कस्टम्स किसी डिपार्टमेंट की रिस्ट्रिक्शंस आई कि इसमें भी ये नियम पालन करने पड़ेंगे, उसके लिए 2-3 का स्टाफ रखो, ये रखो, वो रखो, फिर उसमें कमाई हो नहीं सकती थी। तो मैं कलेक्टर के पास गया, मैंने आप ऐसा करो, मेरे ऑफिस में रेट डाल दो और पिताजी से कह दो कि आगे से अगर आपने काम शुरू किया तो हम आपको अंदर कर देंगे। वो हटी, मान ही नहीं रहे थे। तो उसने फादर को धमकी दी तो फादर मान गए। सर, ये मतलब आपने जीवन में भी लागू कर रखा था कि अपने जीवन में भी हास्य व्यंग चलता ही रहना चाहिए? नहीं, उनको तकलीफ भी होती थी, नहीं मानते थे। तो आपने दूसरा थोड़ा उंगली टेढ़ी कर दी? निभाया कि ऐसे तो मानेंगे नहीं, और ये मेरे कहने की हिम्मत नहीं, आप काम बंद कर दो। तो मैंने दूसरे रास्ते से फिर उनको समझाया और वो समझ गए। फिर समझ गए। तो आपकी शादी जब हुई थी तब आप हास्य कवि नहीं थे, तब आप बिजनेस ही करते? तब थे, तब बन चुके थे आप? तब भी पत्नी के ऊपर कविताएं उससे पहले भी लिखता था, शादी होने से पहले भी। तो उन्होंने सुनी थी आपकी कविताएं? जो कहाँ, जब पत्नी थी नहीं वो। नहीं, तो उन्होंने, आपने जब परिवार में जाते हैं तो बताते हैं ना कि कविता करते हैं, कवि हैं। मैं कभी पत्नी ने आज तक कोई कविता नहीं सुनी। सुना ही नहीं सर? मेरे पिता ने आज तक मेरी कविता नहीं सुनी। लेकिन आपने कहा ना आपके पिता से आपको अनुमति मिल गई थी, आप कमा रहे थे, अच्छा, वो तो कभी सब तो अलग बात है, लेकिन कविता उन्होंने नहीं सुनी आज तक। कभी वो आपके शो में नहीं आए, कभी आपको ना, सुनने कभी नहीं नहीं। गए? कभी घर में आपने? सवाल ही पत्नी आज तक घर में नहीं पढ़ता। मैं, मेरा बाप बैठा, मैं हंसी की बात कैसे करूँगा? इतनी मेरी औकात है क्या? मेरी माँ बैठी है, मैं हंसी की मजाक कैसे करूँगा? मेरे बुजुर्ग परिवार वाले बैठे, तो उस समय ये नहीं था कि आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि अगर मेरे बाप अपने दोस्तों के साथ बैठे, मैं उनके बीच में बैठ जाऊं। इतना डेकोरम मैं मेंटेन करता था। आज भी मेरे बच्चे जब मैं बुलाऊं तभी आते हैं, ऐसे नहीं कि उनको कोई काम हो तो आ जाएंगे, या वैसे नहीं कि आकर बैठ कर के गपशप करनी अपने को। अच्छा, तो आपने इतना मेंटेन कर रखा था, तो उनको जब पता तो चलता होगा लोगों से कि आपके बेटे की कविता सुनी? वो तो सारी मालूम है। जो चिट्ठियाँ आती थी मुझे कवि से उनकी, वो अपने गांव ले जाते थे, अपने दोस्तों को पढ़ाते थे। देखो
उसके पास ये चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी आई है। उन्हें घमंड होता था उसके ऊपर, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मेरे फादर बैठे, कोई हंसी मजाक की बात मैं कर लूँ। कभी उन्होंने आपसे जिक्र किया कि मतलब कोई सुनाए आप कविता, या आपने? ना, सवाल ही पैदा नहीं। डर और एक लिहाज दोनों ही था। वो इज्जत की दहशत थी मेरी, बुजुर्गों के प्रति, माँ बाप के प्रति इज्जत की दहशत थी। जो वो कह दें वो ऑर्डर होता था, उसमें हिब्बत नहीं होता था, चाहे वो कमाएं चाहे नहीं कमाएं। आज मेरे बच्चे जो हैं किसी भी बात पर वो तर्क करते हैं लेकिन कि ये इस तरह कैसे, इस तरह कैसे। मेरे यहाँ तर्क नहीं होता था। मेरे यहाँ तो सिर्फ फादर ने कह दिया तो ऑर्डर है तो होना ही है, बस, उसमें कोई कुछ नहीं। नो इफ नो बट। हाँ। फिर तो बस आपने हुक्म का पालन ही करना है एक तरह से। तो सर जब वो इतना अभी मेरी माँ की अभी डेथ हुई 98 में। हाँ 98 ईयर्स की, अप्रैल में। हाँ पता चला सर ये वाली बात। तो सर उन्होंने भी पूरी जिंदगी में कभी आप पे कभी समय मतलब टेप पे ऐसा कभी कभी नहीं सुना? नहीं सुना होगा, बट आप पर सुना होगा, वैसे सुना होगा, वो बात नहीं है। गांव वाले बताते होंगे, लेकिन ये नहीं कि पता लग जाए मेरे फादर अगर गांव व कस्बे में कहीं मैं पढ़ रहा हूँ, सवाल ही पैदा नहीं, वो पढ़ दूँ मैं, या कोई हंसी मजाक की बात कर। तो जब आपने सफ़र शुरू किया तो पैसे भी मिलने लगे, आपने कहा कि आपने बिजनेस शट डाउन कराया पिताजी से भी, और आपने करने के बाद यहाँ आगे बढ़े। तो जब शादी हो रही थी तो लोगों ने मतलब पिताजी ने क्या बताया होगा वहाँ पे, मतलब कि हास्य कवि हैं? क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं। कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरे फादर का काम था, उस बेस पर ब्याह हुआ मेरा। आप मिलने गए थे? नहीं, वही आए थे मेरा इंटरव्यू लेने। इंटरव्यू लिया उन्होंने? हाँ। तब उस समय क्या बात हुई? नहीं, उन्होंने 3-4 दवाइयों के भाव पूछे थे। ये दवाई किस भाव की, ये दवाई किस भाव की। जब 3-4 बार पूछ चुके, फिर मैंने कहा ऐसा है, शादी की बातें मेरे पिताजी करते, मैं नहीं करता। मैं समझ गया उल्लू बना रहे मुझे। अरे जो मैं शादी ब्याह की बातें पिताजी करते, मैं नहीं करता। और फिर शादी तय होगी सर। तो सर आपने कहा कि आपने अपनी पत्नियों को कभी कविता पाठ नहीं किया, मतलब उनके सामने कभी नहीं, क्यों नहीं किया? मैं अमेरिका के साथ गई थी मेरे। अच्छा। हाँ, कई देशों में मेरे साथ थी वो। लेकिन हर बार तो मतलब नहीं होता ना, क्योंकि पहले तो गया अमेरिका, 1 आध महीने गए तो ठीक है, ले गए। अब तो ये है कि मैं 1 तारीख को US से पहुंचा, 2 को प्रोग्राम किया, 3 को वापस। आप रुकते नहीं विदेश में अब? ना। कोई खास वजह सर? वजह क्या, समृद्धि तो अपने मुल्क की अच्छी लगती है, दूसरे की थोड़ी। मैंने ये भी सुना है कि सर आप जब करियर आपका पीक था, शुरुआत में ही था, तब आप इसलिए भी जाते नहीं थे कि आपको अपने पिता के साथ रहना पसंद था, कि ज़्यादा देश से बाहर न जाएं, आप अपने पिता के साथ ही वक्त बिताएं? नहीं, एक बार पिता ने मुझे कह दिया था कि मैं बीमार हूँ, मुझे लगता है तू मेरी अर्थी को कंधा नहीं दे पाएगा, इतने शोज तो बाहर रहता है। तो फिर मैं उसके बाद से, जब तक उनकी डेथ नहीं, मैं विदेश नहीं गया। और एक कितने साल मतलब आप नहीं 4 गए? साल 4 साल के पीरियड में नहीं गए उनके साथ ही आप? बस इंडिया में वहाँ गया कि जहाँ पर 2-1 घंटे या 3 घंटे के इंटरवल पर वापस लौट सको। यानी आप बस शो करके तुरंत वापस? हाँ, चाहे जहाँ चले जाए। हाँ, ताकि आप अपने पिता के साथ समय बिता सकें। समय तो नहीं बिता, लेकिन ये नहीं हो कि पिता मेरे ही कंधे पर जाए, ये नहीं कि मैं नहीं रहूं। और यही माँ के साथ रहा मेरा, कि लंबे अरसे के दूरियों पर प्रोग्राम नहीं किए मैंने, ताकि मैं अपने, ये नहीं लगे मुझे एक ज़िंदगी भर के लिए ये लगेगा कि मैं अपनी माँ को कंधा नहीं दे सका। ऐसे में तो अब बहुत सारे शो छूटे होंगे, क्योंकि तो उससे क्या छूटती है, मुकद्दर थोड़ी छूटता है, सही तो छूटते हैं ना। कमाई कम होगी तो क्या यार, 2 कमीशन कर लूँगा तो भी घर चला सकता हूँ। फिर मेरे बच्चों का व्यापार है ही, उसकी दिक्कत थोड़ी मुझे कमाई की, वो आराम से मुल्क चला सकते। मैंने आपको किसी शो में सुना था जब आपने ये कहा था कि आप नहीं चाहते थे कि आपके बच्चे पढ़ लिख के देश से बाहर चले जाएं किसी भी तरह से, नहीं, यहीं रहे।
मैं कभी भी नहीं चाहता है। मैं चाहता हूँ घर में बच्चे रहें। क्यों जाए विदेश? अमेरिका चले जाओ, सारे पति पत्नी सुबह पहले बर्तन मांजते रहते, घर में एक नौकर नहीं। मुझसे कहते आप यहाँ आ जाओ। मैं क्यों आ जाओ? मैंने कहा अरबपति हो जाओगे। मैंने तुम हो? बोले हाँ। मैं तुम्हारे यहाँ ड्राइवर है? बोले नहीं। कुक है? नहीं। सर्वेंट है? नहीं। मैंने कहा मेरे यहाँ 2 कुक हैं, एक कपड़े धोने वाली आती है, एक कपड़े प्रेस करने वाली आती है, 2 घर की सफाई करने के लिए आते हैं। तुम्हारे पास जिस दिन हो जाए उस दिन मुझे बता देना। तो क्या यही वजह है या आप चाहते थे कि वो आपके साथ ही रहे हमेशा, कि हमेशा आपके साथ ही आंखों के हाँ, सामने? तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि वो ज़्यादा नंबर पास करें। मैं खुद 45 नंबर से ज़्यादा नहीं लाना चाहता। 3 सवाल कर लिए हो जाऊंगा पास उधर साल। नौकरी करनी नहीं। मेरा प्रोजेक्ट ये नहीं कि पढ़ लिख कर नौकरी करूंगा। मेरा प्रोजेक्ट है कि पढ़े लिखो कर नौकरी दूंगा। और आपने दी? दी। जब आप बिजनेस कर रहे थे तब भी? अभी भी 6-7 आदमी अगर काम कर रहे हैं तो ये और क्या काम? दे ही रहा हूँ ना। एक आदमी एक्स्ट्रा काम करूंगा, उसकी जगह एक आदमी रख लूंगा, एक का और का घर चलेगा ना। तो आपने कभी मार्क्स के पीछे नहीं भागे? आपकी अच्छे मार्क्स हो, ज़्यादा मार्क्स हो, ना, कहीं कभी बड़ी नहीं। नौकरी करने जाऊँ? ना मेरे बच्चे। हाँ, एक बेटी ग्रैंड डॉटर है, वो मार्क्स के पीछे है। वो मतलब 98, 97 अभी भी बॉम्बे में पढ़ रही है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। काफ़ी मतलब टैलेंटेड लड़की है। वो बस थोड़ी नालायक निकली हमारे घर में। वो नालायक है। सर, जब आपने कविता पाठ शुरू की और ये सब कुछ हुआ तो आपने एक अलग शैली शुरू कर दी सर। एकदम ब्लैंक, एकदम चेहरे पे कोई भाव नहीं, एक्सप्रेशन नहीं, और उसके साथ आपने लोगों को हंसाना शुरू कर दिया। आपका वो जो भाव भंगिमा थी वो लोगों को ज़्यादा हंसा देती थी। इसलिए कि अगर मैं एक्शन करूँगा तो 10% ध्यान लोगों का एक्शन पर जाएगा। अब 100% ध्यान मेरे वर्ड्स पर जाएगा। तो 100% आदमी सिर्फ कुछ नहीं देगा, सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान रखेगा। मैं थोड़ी बहुत भी एक्शन करूँगा तो 10% ध्यान बटेगा। तो मैं चाहता हूँ 100% अगर मैं दे रहा हूँ तो 100% लोगों तक पहुँचना तो चाहिए। ये आइडिया आपका था या आपके वो दोस्तों के गैंग के बीच में नहीं आपने तय नहीं, किया? ऐसा नहीं। दोस्तों का तो कई तो एक आदि बचे, बाकी तो सब सलट गए। सर लट गए। तो सर आपने सोचा कैसे, मतलब ये कंसेप्ट, एक हास्य कवि हंसा रहा है, खुद भी हंसी आ जाती होगी, लेकिन आप एकदम ब्लैंक चेहरे के नहीं, साथ में। वो शुरू से मेरा ये था, नहीं थी उसमें, नहीं आती थी मुझे। स्कूल तक मैं एक आप टीचर हंसते बोलते नहीं थे ज़्यादा? नहीं एकदम सीरियस ही रहते थे आप? नहीं, वैसे हम लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में तो नॉर्मल बात करता हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मुझे 100% कॉन्सेंट्रेशन। मुंह से नहीं पढ़ना, मन से पढ़ना है। आज की तारीख में जो सिंगर हैं, जब पैसा नहीं मिलता था तो मुंह से गाते थे, मन से गाते थे। पैसा मिलने पर मुंह से गाने लगे। अब पैसा और ज़्यादा मिला तो लिप मूवमेंट करते। बिल्कुल। तो मैं धोखाधड़ी नहीं कर सकता जनता के साथ। तो जब शो शुरू हुए और आपने कहा कि आपकी वाइफ भी कई बार दर्शक दीर्घा में या लोगों के बीच में होती थी, तो जब आप ये बोलते थे तो उनका रिएक्शन कभी उन्होंने बताया कि मतलब मेरे बारे में या आप मैं इतना पूछूंगा तो बताएंगे ना। मुझे पूछना ही नहीं। पूछा मैं ही नहीं किसी कभी? पब्लिक से भी नहीं पूछता। प्रोग्राम किया, निकल गए। बट उन्होंने कभी शिकायत की कि मतलब मेरे बारे में ही क्यों, वाई मी? क्यों? पेमेंट वही लेती है, कैसे सवाल करेगी? ऐसा नहीं होता होगा सर, बुरा तो कई बार लग गया ऐसा होगा मुझे आपके साथ, किस इसलिए बात बहुत का सारे। पैसा मिलता हो हम्म, उसे क्यों बुरा लगे? जब कमाई उसके पास रहनी है तो बुरा किस बात का? आप वाकई में सारी कमाई दे रहे थे उनको? देता तो नहीं, लेकिन कहता यही है। उसे पता ही नहीं लगता मैं कितनी कमा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आप दे रहे थे सारी, मतलब जो आप कहते थे कि ये आई है तो ये ये आई, है। वो दे दे। तो वो कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं, फिर उसने मंथली मांग लिया कि इतना तो कम से कम चाहिए। और फिर आपकी मंथली बंधा दी? अब जो मैंने मंथली
वो कहती 10,000 और बढ़ा दो तो और बढ़ा कर दे देता हूँ, कोई शिकायत। और कवि सम्मेलन चलता रहा इसी तरह। सर एक चीज़ पूछनी थी कि मतलब जब आप कवि सम्मेलन में ये सारी चीज़ें शुरू करते थे, मैं आप इस शुरू के दौर पे इसलिए हूँ सर क्योंकि वो दौर ऐसा था कि जो 80s 90s इस सब लोग जो हैं वो आपको उस 4 लाइनों के लिए आज भी याद रखते हैं। आप भले ही बहुत सारे विषयों पे बात करते हो, लिखते हैं, लेकिन सर वो कहीं जाता नहीं दिमाग से। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने टेप वो रिकॉर्डर पे आपके बहुत नहीं जाएगा, लोग वही चाहेंगे कि मेरे से सुनना, लेकिन मैंने अब बंद कर दिया। उसके अलावा भी तुम्हें सुनना चाहिए। पहले लोग हास्य को प्रधानता देते थे, अब समय के साथ जब सोसाइटी ने अपने रंग बदले तो कविता को भी अपना रंग बदलना पड़ेगा। पहले नेशनलिटी थी, अब इंडिविजुअलिटी है। बहुत बड़ी बात। मुल्क ने ये जो गिरावट आई है, पति पत्नी भी नहीं आ गए इसमें, हम इंडिविजुअल्स हो गए। इंडिविजुअल्स को वापस नेशनलिटी में कैसे जोड़ा जा सके उसका प्रयास करना चाहिए मुझे। जब आप मतलब आप जब हास्य कविता करते थे और आज के दौर की देखते हैं तो आप कितना अंतर पाते हैं? मैं बता रहा हूँ, अंतर वही है कि मैं सब कुछ हूँ। पहले ये था आप सब कुछ हैं, अब जब मैं ही सब कुछ हूँ, चाहे मैं गंदा करूँ चाहे मैं अच्छा करूँ, मुझे अपनी गलतियाँ भी अच्छी लगती हैं, उसको भी मैं ग्लैमराइज करता हूँ, तो फिर इतना बड़ा अंतर तो हो ही गया ना। अभी के स्टैंड अप कॉमेडी शोज देखे हैं सर आपने, जो अब होते हैं या कोई भी टीवी? एक आध वैसे ही आ गया, देखते हैं फिर हटा देता हूँ उसको, सुनते भी नहीं पूरा? नहीं। जब आप कवि सम्मेलनों में जाते थे तो पैसे मिलते थे, तो ये कहा जाता है कि सबसे हैवी होता था आपका पेमेंट। इज इट ट्रू? हैवी नहीं होता था, इतना होता था कि मैं उस पेमेंट को जस्टिफाई कर सकूं कि अगर टिकट बिक रही हैं तो मैं अमेरिका गया तो मेरे शो में 27 लाख रुपए की टिकट बिकी, तो उसने मेरे ऊपर एहसान थोड़ी किया। मैंने बल्कि वहाँ के मंदिर के लिए कम से कम उन्होंने 15 लाख बचाए, तो फिर मैं क्यों कहूँ कि ज़्यादा। आज भी कुमार विश्वास मेरे से लगभग 15 गुना ज़्यादा ले रहा है, तो मुझे कोई, क्योंकि वो जस्टिफाई करता है, उसकी टिकट बिकती। शैलेश लोढ़ा है, वो काफ़ी मेरे से ज़्यादा लेता, ऐसा नहीं। मुझे कोई इसमें रिग्रेट भी नहीं होता, बुरा भी नहीं लगता। जब मेरे से अच्छी कविता लिखने वाले नीरज जी से मैं ज़्यादा पेमेंट ले रहा हूँ, तो फिर अगर वो मेरे से ज़्यादा ले रहे हैं तो इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। ये बाज़ार है, मेरा मानना है कि हर एक चीज़ में बाज़ार हो गया आज की तरह, लेकिन बाज़ार ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जब आपने ये पेमेंट शुरू किया तो उस समय देने वाले आ गए थे? क्योंकि कवि सम्मेलन में एक दौर ऐसा भी था जब मजाक उड़ाया जाता था कि कवियों को क्या ही पेमेंट मिलती होगी, तो क्या मिलने लग गए थे? मिलने लग गए थे, तभी मेरे वो शुरुआत भी मेरी सही हुई बढ़ने की। अच्छा, ये कब की बात है सर? ये हुई होगी कोई कई साल हो गए, 35-40 साल हो गए। और आप अपने हिसाब से तय करते थे कि नहीं, मैंने 500 लेता था बम्बई का, फिर जो देते थे उनसे किसी बात पर हो गया, तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो मेरे एक जैन समाज के लोग थे, तो उन्होंने मेरे शोज रखे बम्बई में टिकट से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, सोम, 7 शोज रखे। और तब मैंने उससे 6,000 लिए। 500 पहले 6,000 की लगाई। 6,000 पर शो? हाँ। अच्छा, सीधा 500 से 6,000? 6,000। फिर एक जे अब्बास आया, वो मेरे शो करता था, जगजीत सिंह के और जॉनी लीवर के, 3 के शोज करता। 6 से छलांग मैंने 30,000 की लगाई उसी साल। तो एक साल बाद ही है, कभी भी लगाई। तो जब मेरे इतने हो गए तो बाकी कवियों के भी बढ़ गए। फिर एयर टिकट कि हवाई जहाज से जाना, आज हर एक कभी हवाई जहाज से जा रहे। पहले सेकंड क्लास के डिब्बे में सीट नहीं मिलती थी,
तो मुझे याद है, मैं सैल चतुर्वेदी, उलट मुरादाबादी, टॉयलेट के बाहर वो प्लास्टिक का जो होता था बिस्तर बंद, वो बेडिंग। बेडिंग, उस पर बैठ करके रात भर जाग करके ये करते थे। वो तब दौर भी भी वही मस्ती लेते थे। तो जब आपने पेमेंट बढ़वाई तो बाकी कवियों ने भी आके बोला होगा यार और जब बढ़ाओ और उनकी बढ़ाओ। बड़ी है तो हमारी भी होनी चाहिए। नहीं तो आपसे कहा कि तुम और बढ़ाओ तो हमारा ही बढ़ेगा। हाँ, तो उन्होंने परेशान किया मुझे, कोई ऐसा नहीं, दे अप्रिशिएटेड मी। और सबके बड़े, आज हर एक कवि हवाई जहाज में जा रहा है, तो बड़ी फिर। तो सर जब आपने शुरू किया तो सबसे एक ऐसा यादगार हो गया ना कि जब हॉल बहुत सारे लोगों से, तो श्रोता का नंबर जो है वो अनगिनत टाइप हो, ऐसा कोई सम्मेलन आपको याद है जब आपने कविता पढ़ी? हाँ, तो अनगिनत तभी जब ये मीडिया नहीं होता था। जयपुर के शो में 60-70 हज़ार आदमी आते थे। मेरा कोई कवि सम्मेलन ऐसा नहीं गया जिसमें 20-30 हज़ार आदमी से कम हो। 200 किलोमीटर से लोग आते थे। रायपुर, बिलासपुर, और ऐसा भी रात की कड़कड़ाती ठंड है और बारिश हो गई तो मजदूरों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके कवि सम्मेलन किया था, कोल मिल वालों ने। और हमने कहा कैसे करें? बोले आपके ऊपर तो ये चादर भी है, हमारे पास वो भी नहीं है। तो रात के 4 बजे तक उन्होंने कवि सम्मेलन सुना, और तब पेमेंट भी 700 रुपये होगा। लेकिन उनको सुनने की ललक ने, हमारे में से कोई कभी ऐसा नहीं हुआ जिसने मना किया। सब गए, सब भीगे, चाहे अगले दिन बुखार हो, कुछ भी हो। और वो खुश भी होंगे बहुत कि तो, मतलब जीवन का वो जो सोच रहे थे बहुत ज़बरदस्त मिला उन्हें। क्योंकि तब कोई माध्यम नहीं था, ना टीवी था, ना रेडियो था। सिर्फ एक ही ये होता था, साल में एक बार होता था। तो लोग 1-1, 2-2 रुपये इकट्ठा करके मजदूर सुनते थे। आपकी जब कैसेट्स आई तो कोई आपको, जैसे कैसेट्स का होता है ना, रिकॉर्ड हो गया, इतनी कैसेट बिक गई, इतना हुआ, आपको कुछ याद है आपकी कैसेट्स को लेकर जो 4 लाइना? उसमें करोड़ों कमाया। गुलशन कुमार ने उसी कैसेट से कमाना शुरू किया था। अच्छा। एक तो मेरी कैसेट निकाल थी उसने, लेकिन उसका मुझे ये है कि मैं पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। जब उसके बाद मैं अमेरिका गया, मेरे 12 शोज थे, सारे हाउसफुल गए उस कैसेट के होने के बाद से, क्योंकि घर घर तक पहुंच हो गई थी। फिर आप घर घर तक पहुंच हो गई। तो सर आपने ये जब हुआ तो आपने सोचा था कि कभी मतलब टीवी की तरफ भी जाएं, आप भी अपना टीवी पे शो लाएं? जिंदगी में मैंने कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, जहाँ पहुंच गया वही मेरा लक्ष्य है। जब आप एम निर्धारित करते हो, नहीं पहुंच पाते, तो फ्रस्ट्रेशन होती। मैं फ्रस्ट्रेशन से मुक्त हूँ। आज जहाँ मैं हूँ यही मेरा लक्ष्य, बस यहीं तक चलना था। किसी श्रोता ने आपसे आके कोई बात करने की कोशिश की? आप पैरेंगे निकल जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने आके बात करने की कोशिश की कि ये जो आप बातें करते हैं ये कहीं ना कहीं सच सी लगती है या मिलती जुलती है, ऐसा कभी कोई आके बोला आपको? सर कोई भी कई बोलते होंगे। मैंने सन टाइम्स में लोगों के सवालों के जवाब देता था। 12 साल दिए, लगभग 30,000 सवालों के जवाब दिए मैंने लोगों के, हर हफ्ते। लेकिन मजाल का एक सवाल भी बिलो द बेड चला जाए। मेरा काफ़ी प्रोग्राम आया ना, शर्मा जी से पूछो प्रोग्राम रेडियो पर आया, वो लगभग 8 साल चला, लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं दिया जिसमें मेरी बाप और बेटी आपस में बैठकर नहीं सुन सके, कि बाप बेटी से आंखें नहीं मिला सके। पढ़ने वाले को भी अजीब सा ना हो जाए। एक परिवार के साथ आप अगर मेरी बात सुन सकते हो तो ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी नए नए लड़के लड़कियां गालियां तक इस्तेमाल करते हैं, फिल्मों में भी गालियों का इस्तेमाल हो गया। तो मुझे याद नहीं मैंने कभी 20-25 साल में कोई फिल्म देखी हो। फिल्म ही नहीं देखी आपने? ना, कोई फिल्म नहीं देखी सर? पहले जब कॉलेज से स्कूल से कॉलेज गया था तो मैंने सेकेंड ईयर में 62 फिल्में देखी। पहले सर? हाँ। जब मौका लगा तब? हाँ।
और आकर के जो जासूसी फिल्में होती थी बस में उसका एंड बता देते थे ताकि अगले को देखने लायक नहीं छोड़े। जैसे कानून थी फिल्म, यार अगर पता लग जाए ना अशोक कुमार का डबल रोल है तो तुम्हारा मजा खराब हो जाए। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख करके पूरी बस में और लोग किसी को लायक नहीं छोड़ते थे कि वो फिल्म देखने से। और ऐसे आप लोग और क्या बदमाशी करते थे? या कोई फिल्म बड़ी बोर है तो उसे देख कर बताते थे यार बस कुछ भी कह लो, आखिरी जो 15 मिनट है ना इस फिल्म के वो हिला कर रख देते। फिर बाद में अगले दिन लोगों की गालियाँ पड़ती रहे, कहाँ भेज दिया कहाँ नहीं भेज दिया। तो ये क्रिटिक का भी काम करते थे लेकिन मज़े लेने के लिए करते थे आप। हाँ। तो सर ये जब आप अब देखते हैं, अब जो स्टैंड अप कॉमेडियंस, या आपने साल 2000 के बाद की बात करें जब कॉमेडी शोज टीवी पे आने लगे। मैं 1-2 फिल्में मैंने देखी। एडवाणी जी को बड़ा शौक था, वो फिल्म दिखाते थे कोई ना कोई। तो जब वो दिखाते थे वो उनका बेटी का फ़ोन आ जाता, भाई आपको आना है। उसमें लगान भी थी और उसमें आमिर खान भी, स्टार भी आते थे सब। तो मैं 20 मिनट में ही निकल लिया फिर वहाँ से। फिर मैंने प्रतिभा को फ़ोन किया, मैं आगे से मत दिखाना मुझे फिल्में। क्यों? वो एक था कौन सा, सैफ अली खान, वो अमेरिका जाता नहीं कनाडा जाता अपनी प्रेमिका के पीछे, और वहाँ जाकर चिल्लाता दिस इज़ कनाडा, दिस इज़ कनाडा। मैं साले बकवास करता, कोई कंट्री में पागल भी नहीं पूछेगा तो हवाई जहाज़ में बैठा है, हवाई जहाज़ उतरा है तो कनाडा क्यों पूछेगा, जिस शहर में पूछेगा उसका नाम पूछे। मैंने कहा इतना बकवास तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर जब आप अभी के दौर में देखते हैं, जब टेलीविज़न पे कॉमेडियंस को लेकर शो बनने लगे, और आपका एक दौर था जब टेप रिकॉर्डर्स में आपके कैसेट्स प्ले होते थे या वीसीआर पे लोग देखते थे, उसमें आप कितना डिफरेंस पाते हैं? वो उस तरह की कॉमेडी में या उस लेवल में क्या देखते थे आप? कभी आपने कॉमेडी शो देखने की कोशिश की जब शुरुआत हुई थी? पहले ये जो है जिंदगी शरद जोशी, हाँ हैं, क्या अद्भुत वो हास्य क्या था। और मेरे ख्याल से तो मुझे याद नहीं, मैंने मेरे घर में टीवी लगा है, मैं कभी खोला भी हो, क्यों सारी न्यूज़ एक जैसी आती हैं। मैं तो कहता हूँ यार काय को अखबार निकालते हो, खबरें तो वही है, डेट बदल दिया करो। मुल्क में सभी नेगेटिव नहीं होता, कुछ पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिविटी लाओ। लेकिन सर दिखाते तो वही हैं जो हो रहा है, रिपोर्टिंग तो वही होती है उसी चीज़ की। अच्छा भी तो हो रहा होगा ना मुल्क में, वो क्यों इग्नोर करते, उस पर भी तो बात करो ना। अभी मुझे परसों एक IAS ऑफिसर मिली, टोटली ब्लाइंड है वो, और IAS है, उसकी ज़िंदगी दिखाओ ना, कैसे उसने IAS किया, कैसे उसकी माँ ने संघर्ष किया, ताकि हम कुछ अच्छा बनकर जीने की कोशिश करें। नहीं, आपकी ये बात तो ठीक है सर कि समाज में जो अच्छा है वो दिखाना चाहिए, दिखाया भी जाता है, लेकिन शायद उतने नंबर्स नहीं है, उतना देर हाँ तो ठीक है ना, 2 पन्ने अखबार के रखो, फर्स्ट पेज पर क्यों बुराई है, फ्रंट पेज पर तो अच्छा ही आनी चाहिए ना। बाकी 2 पन्ने रख दो, क्राइम के इसके उसके सब उसके कर दो, वो भी पता चलता रहना ही चाहिए। वो पता रहना चाहिए ना मुझे, जिस पर मैं घमंड कर सकूं, यार मेरे देश में ऐसे लोग भी रहते हैं। तो सर आपने ये जब हुआ तो आपने सोचा था कि कभी मतलब टीवी की तरफ भी जाएं, आप भी अपना टीवी पे शो लाएं? ऐसा कुछ? जिंदगी में मैंने कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, मैं अपने फील्ड का बादशाह हूँ, इसको उसमें फिल्मों में काम करूँगा, क्या करूँगा, चपरासी तो रहूँगा ना वहाँ, राजनीति में जाऊँगा तो चपरासी बनकर ही रहूँगा ना। चरण सिंह जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने उस दिन मेरा प्रोग्राम रखा उन्होंने। राजीव गांधी मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे, इंदिरा गांधी को भी मैंने कविताएं सुनाई, चौधरी चंद्रशेखर जी, VP सिंह, वाजपेयी जी के साथ खूब मंच साझा किया है। लेकिन कोई मंत्री प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता सुरेंद्र शर्मा किसी सेठ के काम से आया उनके पास, कोई इलाज नहीं की मैंने, जो अपनी कमा रहा हूँ आई एम सेटिस्फाइड, ओवर सेटिस्फाइड।
तो पॉलिटिशियंस भी आपको बुलाया करते थे कि आइए हमारे लिए कवि सम्मेलन कीजिए, तो वो फ्री होता था या वो भी चार्ज करते थे आप? नहीं, वो पैसे भी देते थे, ऐसा थोड़ी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर जो चुनाव प्रचार के लिए होती थी, नहीं जाऊँ। आप पॉलिटिकल प्रचार नहीं करते थे, ना। लेकिन शोज कर लेते थे पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, पैसा देंगे तो करूँ, ऐसे नहीं। और पॉलिटिकल लोगों के सामने जब आप ये इस तरह से हास्य कविताएं पढ़ते थे, कभी किसी को बुरा लगा या कभी किसी ने या बहुत खिलखिला के हंसा? आप ऐसा कोई याद है आपको? नहीं, कोई मुझे दिक्कत थोड़ी है। मैं ऐसी चुभने वाली बात नहीं करता, ऐसी बात करता हूँ जिसमें सोचने पर विवश हूँ। वो चुभने वाली बात मैं करता ही, मेरे नेचर में ही नहीं है कि उनको घायल करना, उनको सजग करने का काम। क्योंकि आपने कहा ना, आपने इंदिरा गांधी जी को भी सुनाई है, उसके बाद इंदिरा गांधी जब नहीं रही थी तब सुनाई थी, हार गई थी तब उनके घर पर, कभी उसमें घर पर ही क्या 3 जने ही थे, मैं, इंदिरा गांधी जी और जगन्नाथ पहाड़िया जो मुझे लेकर गए थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। 3 जने ही थे हम लोग। तो आपने उनको एक आधा 1 घंटा सुनाई थी। ऐसा कभी हुआ कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब कभी कविता सुनाई? अटल बिहारी वाजपेयी को तो मैं अपने प्रोग्राम में भी ले जाता था, आते थे। बतौर कवि आते थे? नहीं, एज ए प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कविता नहीं पढ़ूँ। ठीक है, तालकोटर में आए थे। उसके अलावा भी एक पारिवारिक गोष्ठी में भी वाजपेयी जी थे, जो गिरजा व्यास ने रखी थी। उसमें धर्मवीर भारती थे और शीला झुनझुनवाला थी और रामानाथ अवस्थी, रामावतार त्यागी, मतलब 15 कवि लोग थे। तो वाजपेयी जी ने वहाँ 1 घंटे, आधे पौन घंटे कविता पाठ किया था। अच्छा। तो कभी मैं मिलने भी जाता हूँ, कभी वाजपेयी जी के यहाँ या राजीव गांधी के यहाँ मैंने कभी अपॉइंटमेंट ले लिया, जब गया मिल गए, अगर है तो। सर, जब ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं कि अब समाज में वैसा नहीं होना चाहिए कि वल्गैरिटी आए, कभी आपने उस तरह की कविता की नहीं। आपने उसको हमेशा एक दायरे में रखा कि बाप और बेटी भी अगर बैठे हैं, अभी आपको सुन रहे हैं, तो वो कभी एक दूसरे से नज़र ना मिला पाए, ऐसी स्थिति ना हो। लेकिन अब जब के दौर में आप खुद भी कह रहे हैं कि फिल्में भी गाली गलौज होती है, स्टैंड अप में भी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, बदब, इसको किस तरह देखते हैं सर आप? मेरा मतलब किसी को ठीक करना नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं गलत नहीं रहूं। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ। मैं अपना काम ठीक करूं, बस मेरा मकसद इतना ही है। कोई दूसरा गलत कर रहा है, ये वो गलत है, वो सोचे, मैं गलत नहीं करूं, बस इतना सोचता हूँ। क्या आपने पूरे जीवन में यही रखा? किसी को कोई शिक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई गुरु बनना किसी का। एक कवि के 20-20 चेले आज की तारीख में, मुझे शिष्य बना लो, मुझे शिष्य बना। आप पे कोई शिष्य नहीं है? हाँ, किस बात का? ना गुरु ना शिष्य। आपने कोई शिष्य नहीं बना, जैसे क्योंकि लोग सीखते हैं फिर गुरु? कभी नहीं? कोई नहीं। मैं बता देता हूँ यार, ये लोग बनाते हैं, इनके यहाँ चले जाओ, मैं नहीं करता। क्यों सर, कोई मतलब खास वजह? क्योंकि मैं लगता हूँ कि मैं अभी खुद प्राइमरी का टीचर हूँ, तो गुरु कैसे बन जाऊँगा? बट आपके पास इतना फेम है, लोग आपको सुनने के वो लिए लोग मानते हैं ना, मैं तो नहीं मानता ना। मुझे तो और आगे बढ़ना है ना। मैं तो अपने आप को एक प्राइमरी का टीचर मानता हूँ, हास्य रस का। मुझे वाइस चांसलर बनना है। मैं अभी से कैसे सोच लूँ मैं वाइस चांसलर हूँ? अब आपको लगता है कि आप जीवन के इस पड़ाव में, जब लोग आपको हर तरफ देख के पहचान जाते हैं, आपको देख के याद करते हैं, तो आप वाइस चांसलर नहीं है उस तरफ? नहीं है, ठीक है, नॉर्मल वे में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पहचाने तो भी फर्क नहीं पड़ता, पहचाने तो भी फर्क नहीं पड़ता। आप जब फेमस हो गए तो क्या आप शॉपिंग करने जाया करते थे बाजार में, या? शॉपिंग करने का मुझे शौक नहीं है। मैं कभी भी डिजाइनर कपड़े नहीं पहनता। लेकिन घर वाले तो पहनते होंगे, उनके साथ जाते वो होंगे? पहने, वो क्या, उनके साथ जाते नहीं थे कभी ना आप कभी नहीं। खरीदारी करने?
कभी कहीं अब show नहीं करने- माना मैं, तो अब मेरे बेटे की वाइफ को आया कि पापा तो वही सूट मानते ही नहीं, तो 5 सूट डाले मेरे टेलर के हम्म, कि उनके यहाँ डाली आई हूँ, आप वो दे देना। माप दे देना। हाँ, लेकिन आप दिया। कभी नहीं गए खरीदने या खरीदारी करने परिवार के खरीदारी जब भी जाता हूँ मैं 10 मिनट लगते हैं मुझे। विदेश गया, किसी ने ये ले, 10 मिनट में लिया, खत्म। माल बहुत नहीं करने का आदत नहीं, इतने कम कर ले, इतने ज़्यादा कर ले, जो उसने बोला दिए, ख़त्म करो। तो जब आप अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने जाते होंगे उनको तो समय लगता होगा ना? नहीं, क्यों जाऊँ मैं उसके साथ, वो अपने जाए अलग, अरे और मैं जाता ही नहीं कभी। कभी नहीं गए सर आप? ना, कभी नेवर, सब्जी लाने भी नहीं? नेवर। सब्जी लाने मैं क्यों जाऊँ, घर में आदमी किस लिए रखे हुए? आपने 5 लगा रखे। फिर मेरा यही काम। नहीं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि मान लीजिए अगर आप कहीं शॉपिंग करने गए हैं, हाँ। किसी मॉल में हैं या किसी दुकान में हैं, और वहाँ 2 लोग हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपको कैसे जज करते हैं? आप लोगों को देख के ऑब्जर्व करते होंगे, वही तो कविता में आता होगा कि हस्बैंड वाइफ हैं या नहीं है, प्रेमी प्रेमिका है, ऐसे कोई सिचुएशन आप देख के जज करते होंगे? नहीं? कुछ नहीं, वक्त के साथ सब पता लग जाता है आदमी कहाँ है। तो सर आपके ज़माने में जब आपने इतना नाम शोहरत और सब कुछ कर लिया था, तो गाड़ी पहले ली होगी जो अपनी कमाई से इससे ली। हाँ। वो कौन सी थी और क्या वो आपको याद है? और आपने क्या वो नहीं, वो गाड़ी मेरी बहुत पुरानी थी, 1945 की मरकरी फोर्ड। आपने इतनी पुरानी कार ली और आपने ली होगी शायद 80 के दशक में, नहीं, उससे बाद ही ली होगी वो। तो इतनी पुरानी कार क्यों ली सर? एंटीक वैल्यू थी उसकी, चलाने के लिए नहीं थी वो? चलाई मैंने, खूब चलाई। नहीं, दिल्ली में। उसके ऊपर 2 पन्ने धार्मिक में छपे थे, हम्म, बैरागी ने लिखे थे, हम्म। 2 पन्ने मैंने लिखे थे उस कार के बारे में। तो वो कितने में ली थी सर आपने उस समय? 6,000 रुपये। और कब तक रही सर आपके पास वो कार? वो बेच दी मैंने, हम्म। नहीं बेचता तो मैं रोड पर आ जाता। क्यों? उसमें खर्च आपने तो कहा ना कि वो एंटीक थी, 70-80 हज़ार रुपये खर्च करने के बावजूद चलने दी। कभी भी बंद हो जाती थी। तो आपने कहा एंटीक वैल्यू थी इसलिए ली, तो फिर उसको रखे रहते कि एंटीक गाड़ी में खड़ी रहती नहीं, है? उसमें मैं सारी चीज़ें चेंज कर दी थी ना, इंजन उसका। अच्छा। 3 किलोमीटर 1 लीटर में चलती थी। 3 किलोमीटर 1 लीटर में? हाँ, बहुत ही महंगी। फिर मैंने इंजन उसमें डीजल का लगाया, फिर भी नहीं। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि जो इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड की गाड़ियाँ आती हैं वो मैं लूँ या उससे गाड़ी से उतरूँ? अब तो तो मेरा बड़े स्टेटस, अगर मेरे 101 करोड़ की गाड़ी लूँगा मैं, हम्म, तो आने वाला, मैं उतरूँगा जहाँ, तो आने वाला गाड़ी देखेगा, बाद में मुझे देखे। हम्म। पैसा मैं खर्च करूँ और इम्पोर्टेंट गाड़ी हो जाए, ऐसा क्यों करूँ? तो लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं किया आपने जिससे, जैसे बाकी लोग स्टेटस सिंबल के लिए करते हैं, बड़ा घर बनाएंगे तो थोड़ा सा आलीशान सा बनाएंगे, गाड़ी रखेंगे बड़ी बड़ी, आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया? मेरे या घर simple में life? जो मेरा फर्नीचर है हम्म, बेडरूम का, हम्म, हाँ, मेरे ख्याल से वो 32 साल पुराना है। हम्म। सब कह चुके बदल, मैंने कहा मेरे जीते जीते बदलेगा नहीं। उसके बाद पुराने फर्नीचर को रखा हुआ है आपने? ऐसा क्या लगा हुआ है सर उससे आपको? उसमें बेंत का बना हुआ है पूरा कमरा, हम्म, जो आर्टिस्टिक लगता है। उससे आपको प्यार है? तो सर उसके बाद 2013 की मैं बात कर रहा हूँ अब मैं, जब आपको पद्मश्री मिला था, तो उसके बाद से जिंदगी क्या बदली सर? पद्मश्री मिलने से कुछ बदला? ना, या पद्मश्री के बाद आपने कभी इच्छा जाएगी कि मतलब ना। मेरे को मिलना चाहिए था और भी ना, पद्म मैंने भूषण? आज तक विजिटिंग कार्ड नहीं छपाया पद्मश्री का, मेरे लेटर पैड पर नाम नहीं है पद्मश्री का। मैं पसंद ही नहीं करता कोई मुझे पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा करके पुकारे, जब मैं सुरेंद्र शर्मा इटसेल्फ ही जे ब्रांड। ब्रांड हूँ, तो काहे को पद्मश्री बोल। बट आपने कभी सोचा कि ये 2013 के बाद से भी करीब 13 साल हो गए, उसके आगे से भी पुरस्कार मिलने चाहिए थे, पद्म भूषण मिलना चाहिए था? मेरे जितने भी सम्मान मिले, मैं आज तक बोरे में भरे पड़े, 20 तो 25-50 तो मिले ही हैं, रखता ही नहीं, ना दिमाग में, ना घर पर टंगे मिलेंगे।
घर पर भी नहीं लगाते हैं आप उसको? क्या लगाना? बट ये तो होता है ना सर, हर कोई चाहता है कि अगर पद्मश्री मिला तो पद्म भूषण मिले, विभूषण मिले। आपने कभी इच्छा नहीं? कोई किसी चीज़ की इच्छा नहीं, कोई नहीं। आई एम सेटिस्फाइड। तो सर आप अभी की जो परिस्थिति है उसमें देख के आपको क्या लगता है कि क्या सुधार नेताओं में आना चाहिए? क्योंकि एक हास्य कवि जो है वो समाज के व्यंग को ला के रख देता है, सुधार होने की आपकी मंशा है, आप लिख भी लिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सुधार होने चाहिए पॉलिटिक्स में? नेता को वर्कर होना चाहिए, नेता नहीं। वर्कर तो रहा नहीं, लीडर हो गया। वर्कर चुनाव नहीं हारता, लीडर हारता। वर्कर रहे नहीं कोई, हर एक आदमी लीडर है, तो कैसे संपन्नता हो? कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बारे में सोचा आपने? कभी पॉलिटिक्स? नहीं, पॉलिटिक्स ने मुझे ज्वाइन करने की कई बार कोशिश की, मैंने मना कर दिया। क्यों सर, क्यों? क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ, बादशाह हूँ, उनके यहाँ चपरासी बनूंगा। क्या पता आप चीफ मिनिस्टर बने होते दिल्ली के? हाँ, चीफ मिनिस्टर भी तो 30-40 होते ना। सुरेंद्र शर्मा तो अकेला ही है ना। बट पॉलिटिक्स में आप बड़ा कुछ कर सकते थे। हाँ, पॉलिटिक्स में आते तो आप अपने जो फील्ड का मेरा है ही नहीं मतलब। बट कभी किसी ने आपको अप्रोच नहीं किया कि सुनील शर्मा बहुत जी अप्रोच हमारे हुए, पार्टी में बहुत आ जाए? अप्रोच हुए, कोई ऐसी बात थोड़ी, मना कर दी, मन ही नहीं, कभी मन नहीं किया? कभी नहीं। किसी ने ऑफर दिया होगा कि मंत्री बना देंगे, आइए तुरंत ही? नहीं। मंत्री छोटा पद। जिस आदमी का कैलिबर प्रधानमंत्री लेवल का हो, वो मंत्री बनने के लिए क्यों राजनीति में जाए? तो सर आप अपने आप अब लाइफ में इस पड़ाव पे आप क्या देखते हैं कि अब आगे क्या करेंगे आप? अब आगे क्या? 4 लाइनें तो खत्म हो गई, उसके आगे का जीवन बढ़ रहा है, अब आगे क्या? आगे जो कर रहा हूँ उसको बेटर ढंग से, एक अच्छी कविता जिसमें राष्ट्रीय एकता में, हिंदू मुसलमान में भाईचारा हो जाए, किसी कविता आ जाए, विश्व के देश एक दूसरे पर लड़े, कैसी इंटरनेशनल कोई कविता जिसमें मैं बेटर कर सकूं, उसकी बात करूंगा। और ये कहाँ अब आपने कभी सोचा है कि ऐसी कोई कवि सम्मेलन जिसमें पूरे देश से या दुनिया से लोग आए और हो? मैं कह रहा हूँ, मैं सहज नदी के बहाव में बहता हूँ, नदी के विपरीत नहीं बहता। जहाँ समय बहाव में ले जाए, अपने हाथ पैर नहीं मारने। जैसा चल रहा है जैसा चल रहा है सहज वैसा ही चलता रहे बस। आया तो ठीक, हाँ, नहीं आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं। तो मतलब सर जीवन वाकई में इतना सरल है कि खान पान, कपड़े, घूमना, कोई शौक नहीं सर आपका? मुझे इच्छा ही नहीं होती कभी किसी दूसरे की संपत्ति कितनी की है, उससे भी कोई इच्छा नहीं। सारे अरबपति मेरे दोस्त हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। सब बुलाते हैं मुझे, सबके यहाँ जाता हूँ, वो बड़े बड़े महंगे घर में, वो कभी मुझे प्रभावित नहीं करते। क्या अभी भी आपको जो कवि सम्मेलन है उसमें बुलाया जाता है और वो कहा जाता है कि क्या वो जो पहले आप हास्य कवि करते, मतलब जो कविताएं पहले 4 लाइनों में करते थे वैसी वाली कविताएं कीजिए और उसके लिए जो चाहिए तो मैं उनकी शर्तों पर थोड़ी जाता हूँ, मैं अपनी शर्तों पर जाता हूँ ना। जो मेरा मन होगा वो पढ़ूंगा, आप क्या कहोगे ये मुझे कोई मतलब नहीं। कभी बुलाना है तो बुलाओ, नहीं बुलाना मत बुलाओ। घर पे ठीक हो तो कभी इच्छा नहीं होती सर कि और कुछ किया जाए? मतलब जैसे लोग अब यूट्यूब चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर वो चल रहा है मेरा, हम्म और उसमें भी ज़्यादा कोशिश नहीं करता, पोस्ट ही नहीं डालता। मैंने पद्मश्री जब मिली उसकी पोस्ट तक नहीं डाली, उसकी भी लोगों ने डाली। तो ये तो लोगों से जुड़ने का एक तरीका है सर, तो उससे उस तरह से नहीं जुड़ना आपने? अभी भी जुड़े हुए लोग, फिर क्यों जुड़े? अगर पद्मश्री नहीं मिलता तो भी जुड़े होते। सर एक आखिरी में कि सर आज का अब जो साहित्य आप पढ़ते होंगे, अगर आप कोई नई किताब पढ़ रहे हैं तो आप आज के साहित्य को और पहले के साहित्य को, आज से 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब में और अब में क्या अंतर पाते हैं? और अब आप क्या देखते हैं आगे के हास्य कवियों को? आप क्या कहेंगे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं साहित्य में इतना फर्क है, पहले लेखन हृदय का होता था, आजकल लेखन बुद्धि का है। हृदय से अलग हो गया लेखन।
और संदेश एक ही है पूरे देश के लोगों को, जितने भी संदेश देने वाले हैं उनसे बचकर रहें, यही बर्बाद करेंगे आपको। अपने खुद निर्णय लेने की क्षमता हासिल करो, किसी के बताए पर मत चलो, खुद के निर्णय लो, ताकि एक बड़े सोच के कई लोग पैदा हों इस मुल्क के अंदर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना वक्त दिया और हमसे इतनी बातें की। थैंक यू सर।